हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है उसमें अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम लोग कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हम लोग इलाहाबाद की संधि तक आ चुके थे। अब हम कुछ युद्ध देखते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला युद्ध जो हम आज देखेंगे वो है कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के युद्ध, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के युद्ध अगर आता है किन किन के बीच में हुए हैं, तो कर्नाटक के जो युद्ध हुए वो आंग्ल और फ्रांसीसी यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुए। अंग्रेज और फ्रांसीसी, एक तरफ अंग्रेज हैं और एक तरफ फ्रांसीसी हैं। और कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए और ये 3 युद्ध आंग्ल और फ्रांसीसी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सर्वोच्चता का संघर्ष माने जाते हैं कि इन दोनों में से कौन भारत पर शासन करेगा आगे, उसका निर्णय इन्हीं युद्धों ने किया और इन्हें सर्वोच्चता का युद्ध भी कहा जाता है, जिन्होंने सर्वोच्चता का निर्णय किया। जब ये कर्नाटक के तीनों युद्ध खत्म हो गए उसके बाद इसमें आंग्ल यानी अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसी हार जाते हैं। तो उन्हीं युद्धों को हम एक एक करके देखते हैं। तो ये प्रथम युद्ध है कर्नाटक का। कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ और ये युद्ध हुआ है 1700 ये युद्ध हुआ है 1746 से 1748 तक। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। इसमें अंग्रेज जीतते हैं, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और यह युद्ध खत्म होता है एक्स ला शापेल की संधि के साथ। एक्स ला शापेल की संधि के साथ इस युद्ध के लिए जो संधि होती है उस संधि का नाम है एक्स ला शापेल। तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक्स ला शापेल की संधि किस युद्ध के दौरान हुई, तो कर्नाटक के पहले युद्ध के दौरान, और ये हुई थी 1748 में। अगला है दूसरा युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। ये युद्ध भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ और ये युद्ध हुआ 1751 से 1755 ईस्वी। लगभग 4 साल ये युद्ध चला और पौंडीचेरी की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। पौंडीचेरी की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया और ये पौंडीचेरी की संधि 1755 में हुई। इसके बाद अंतिम और तीसरा युद्ध कर्नाटक का लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में और ये युद्ध 1758 से 1763 तक लड़े गए। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय होती है और 1763 में पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसमें इन तीनों संधियों में सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिस की संधि, इसके बारे में अभी हम देखेंगे और ये संधि होती है 1763 में। तीसरे युद्ध में 1758 से 1763 के बीच इसी युद्ध का एक हिस्सा है, उसको वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। वांडीवास का युद्ध, जिसको हम पिछले लेक्चर में देख भी चुके हैं। वेदरा और वांडीवास दोनों युद्ध हमने देखे। तो वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। किनके बीच में हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और इस वांडीवास की युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। अब सवाल ये कि किसने किसका नेतृत्व किया? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया और फ्रांसीसियों का। और यहाँ पर फ्रांसीसियों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इस वांडीवास के युद्ध में, जो कि 1760 में हुआ, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था कैप्टन कुक। कैप्टन कुक। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली ने। इस युद्ध में काउंट डी लाली हार गया और कैप्टन कुक जीत गया। वांडीवास के युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई है 1763 में और इस संधि के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पेरिस की संधि के द्वारा, इस चीज को ध्यान रखना है, पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों से भारत में सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी अब फ्रांसीसी भारत के अंदर अपनी सेना नहीं रख सकते थे। और दूसरा, उन्हें सीमित कर दिया गया पौंडीचेरी और चंद्रनगर तक। पौंडीचेरी व चंद्रनगर के इलाकों तक उनको सीमित कर दिया गया। ठीक,
तो ये दो चीजें इस संधि से हुई हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। इस तरह से हमारे कर्नाटक युद्ध खत्म होते हैं। कर्नाटक युद्ध ध्यान रखिएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कौन भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करेगा, इसीलिए युद्ध हुए। और तीनों युद्धों की आपको संधियां जरूर याद रखनी है। तो देखिए संधियां याद रखने की ट्रिक बता दूं, कर्नाटक के युद्ध की संधि याद रखने की ट्रिक है, आपको याद कर लेना है एपोपे, एक्सला सापेल की संधि, पौंडीचेरी की संधि, पेरिस की संधि। ये संधि हुई 1748 में, पौंडीचेरी की संधि हुई है 1755 में, और पेरिस की संधि हुई है 1763 में। और इसी पेरिस की संधि के द्वारा ये दोनों बातें आई, बस फ्रांसीसियों से भारत में सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया, और पौंडीचेरी व चंद्रनगर फ्रांसीसियों को दे दिए गए, वो यहीं तक सीमित हो गए। अब इसके बाद हम अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध। और ये युद्ध हुए हैं चार। तो पहला प्रथम युद्ध प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 ईस्वी तक, 1767 से 69। और ये युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली, उस समय मैसूर का शासक था हैदर अली, और अंग्रेजों के बीच में हुआ, यानी हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, इनके बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में हैदर अली जीत जाता है, और ये युद्ध खत्म होता है मद्रास की संधि के साथ, मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि के साथ कौन सा युद्ध खत्म हुआ है, पहला आंगल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है 1780 से 1784, 4 साल ये युद्ध चला। और इसी युद्ध के बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कमान संभालता है टीपू सुल्तान। इस युद्ध को बाद में लड़ा है टीपू सुल्तान ने, लेकिन स्टार्ट किसने किया था, हैदर अली ने। वर्सेस इस तरफ कौन है, अंग्रेज, इस तरफ अंग्रेज हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है, लेकिन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, और संधि है मंगलौर की संधि। संधि का नाम है मंगलौर की संधि, आपको संधि याद रखनी है। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ, तो मंगलौर की संधि 1784, मंगलौर की संधि 1784। इसके बाद आता है तीसरा युद्ध 1790 से 1792 चला, 1790 से 1792। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यहाँ पर पूछा जा चुका। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कॉर्नवालिस ने किया था, और मैसूर का नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने। और यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस है जिसको भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, और इसी कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है, इसको भी याद रखना। कॉर्नवालिस के बारे में ये चीज आपको याद रखनी है। और ये वही कॉर्नवालिस है जिसने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में। तो कॉर्नवालिस, इस युद्ध में कॉर्नवालिस जीत जाता है, टीपू सुल्तान हार जाता है, और एक संधि होती है, उसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, 1792 में। और ये एक अपमानजनक संधि थी टीपू के लिए, क्योंकि इस संधि में टीपू से उसका लगभग आधा राज्य ले लिया जाता है, और हर जाने के रूप में उससे 3 करोड़ रुपए भी वसूले जाते हैं। इसके साथ साथ उसके पुत्रों को भी अंग्रेज अपने पास कैदी के रूप में रख लेते हैं। तो ये 3 युद्ध हो गए। तो पहली संधि है मद्रास की संधि, दूसरी मंगलौर की संधि, तीसरी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद जो चौथा युद्ध हुआ, इसके बाद जो चौथा युद्ध है वो होता है 1799 ईस्वी में। और इस युद्ध को लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से आता है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जिसे कहते हैं। ये अपनी सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने। इसको आपको याद रखना है, नोट करते जाना है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है। वर्सेस टीपू सुल्तान, वर्सेस टीपू सुल्तान। और यहाँ पर वेलेजली जीत जाता है और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। टीपू सुल्तान 1799 में, 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम के गेट पर लड़ता हुआ, दरवाजे पर लड़ता हुआ मारा जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और मैसूर का क्षेत्र किसके पास आ जाता है, अंग्रेजों के पास आ जाता है। ठीक, और 1799 में ही मैसूर ने भी सहायक संधि को अपना लिया। तो मैसूर दूसरा राज्य था जिसने सहायक संधि को अपनाया वेलेजली की सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य। तो फर्स्ट, पहला राज्य है सहायक संधि को अपनाने वाला। देखिए मैं लिख देता हूँ, सहायक संधि। सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो वेलेजली ने। वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद, और सेकंड राज्य था मैसूर। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से चारों आंगल मैसूर युद्ध हमारे समाप्त हो गए। और इस युद्ध में कोई संधि इसलिए नहीं हुई क्योंकि टीपू सुल्तान मारा गया,
और 3 संधियां हुई हैं केवल, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं। इसकी ट्रिक है मद मंगल श्रीरंग। मद मंगल श्रीरंग 3 ही संधियां हुई हैं, 4 युद्ध 3 संधि। पहले युद्ध में संधि, दूसरे युद्ध में संधि, तीसरे में संधि और चौथे में टीपू मारा गया। मद मतलब मद्रास, मंगल मतलब मंगलौर और श्रीरंग मतलब श्रीरंगपट्टनम। ये 3 संधियां हुई हैं। कब कब हुई हैं? मद्रास की संधि 1769 और मंगलौर की संधि 1784 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। ये संधियां हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संधि ये श्रीरंगपट्टनम की है, जिसमें टीपू से उसका आधा राज्य छिन जाता है, उसे 3 करोड़ रुपया भी लिया जाता है हर जाने के रूप में, और उसके बेटों को बंदी बना लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। चलिए, तो ये आंगल बेसूर युद्ध भी हमारा समाप्त हो गया। और ध्यान रखिएगा, वेलिजिली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद है पहला राज्य और दूसरा मैसूर है। लेकिन अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि सहायक संधि का जनक कौन है, सहायक संधि का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को सहायक संधि का जनक माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, तो डुप्ले को। और डुप्ले कौन है? फ्रांसीसी है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है। इसको भारत में सहायक संधि का जनक, ध्यान रखिएगा, पूछेगा सहायक संधि का जनक भारत में कौन है, तो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर। और अगर पूछेगा कि सहायक संधि भारत में सबसे ज्यादा किसने की है, तो वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ किसने की है, तो वो कौन है? वो है वेलिजिली। वो है वेलिजिली। चलिए अगला युद्ध देखते हैं, आंगल नेपाल युद्ध। आंगल नेपाल युद्ध। और आंगल नेपाल युद्ध एक ही युद्ध हुआ है, जो कि 1814 से लेकर 1816 तक हुआ। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में नेपाल की तरफ से अमर सिंह थापा जो कि सेनापति थे, अमर सिंह थापा लड़े हैं वर्सेस यहां पर अंग्रेजी सेना है। यहां पर अंग्रेजी सेना है और अंग्रेजों का उस समय गवर्नर जनरल है। उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल है हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इस युद्ध में अमर सिंह थापा की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं, जिस कारण से 1816 में नेपालियों को सगौली की संधि करनी पड़ती है। सगौली की संधि 1816 में हुई है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सगौली की संधि के तहत अंग्रेज नेपालियों से गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र छीन लेते हैं और सिक्किम पर जो कंट्रोल होता है नेपालियों का, वो भी खत्म हो जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस सगौली की संधि है, तो सगौली का संबंध किससे है? आंगल नेपाल युद्ध से है। इनका सेनापति कौन था? अमर सिंह थापा। नेपालियों के राजा कौन थे उस समय? भीमसेन थापा। भीमसेन थापा राजा थे और उनके सेनापति थे अमर सिंह थापा। और इस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल है हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है। तो हेस्टिंग्स ने ही इस वाले क्षेत्र पर कब्जा किया है और यही वो हेस्टिंग्स है जो ये 1813 से लेकर 1823 तक रहा भारत में। ध्यान रखिएगा, 1813 से 1823। और इसी हेस्टिंग्स को भारत में पिंडारियों के दमन के लिए जाना जाता है। पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन किसने शुरू किया या किसने किया भारत में, तो आप कहेंगे पिंडारियों का दमन किया था हेस्टिंग्स ने। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। 1813 से 1823 तक ये भारत के अंदर रहा। ये आंगल नेपाल युद्ध हो गया। और सगौली की संधि में विशेष योगदान जिस व्यक्ति ने निभाया उनका नाम है पंडित गजराज मिश्र। तो इनके द्वारा एक विशेष योगदान निभाया गया था। इनका नाम कभी कभी पूछा जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन सगौली की संधि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सगौली की संधि का संबंध किससे है? तो आंगल नेपाल युद्ध से। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, आंगल बर्मा युद्ध। आंगल बर्मा युद्ध। यहां पर बर्मा शब्द का मतलब है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। यहां रहने वाली बर्मीज जनजाति के कारण इस क्षेत्र को बर्मा कहा जाता था। अब इसका नाम म्यांमार हो चुका है। तो एग्जाम में आंगल म्यांमार युद्ध भी लिख कर आ सकता है और आंगल बर्मा युद्ध भी। ये कितने युद्ध हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, आंगल बर्मा युद्ध हुए हैं 3 टोटल। तो पहला युद्ध जो है वो हुआ 1824 से लेकर 1826। 1824 से 1826 आंगल और बर्मा यानी अंग्रेजों और बर्मा के राजा के बीच में ये लड़ाई हुई और इसमें अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों ने अराकान पर कब्जा कर लिया। कहां पर कब्जा? अराकान। अराकान पर्वत है, अराकान योमा जिसको कहते हैं, अराकान पर अधिकार कर लिया। और इस समय 1824-26 में इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड एमहर्स्ट। क्या नाम है? लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट।
तो लॉर्ड एमहर्स्ट के नेतृत्व में इस युद्ध को जीता गया। इस कारण से एमहर्स्ट को, ध्यान रखिएगा पूछा गया सवाल है, एमहर्स्ट को अराकान का विजेता कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को अराकान का विजेता कहा जाता है? तो अराकान का विजेता कहा जाता है लॉर्ड एमहर्स्ट को। अर्ल ऑफ अराकान के नाम से जानते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट को। तो पहला युद्ध, और ये पहला युद्ध समाप्त हुआ यानदबू की संधि से। कौन सी संधि? यानदबू की संधि। तो आपसे पूछा जाएगा यानदबू की संधि का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे यानदबू की संधि का संबंध है आंगल बर्मा युद्ध से, पहले आंगल बर्मा युद्ध से। 1826 में संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद होगा दूसरा युद्ध। तो देखिए दूसरा युद्ध यहां पे लिखता हूं मैं, सेकंड। दूसरा युद्ध हुआ 1852 में, और 1852 में भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी 1852 में बर्मा पर आक्रमण करता है। तो दूसरा आंगल बर्मा युद्ध शुरू हो जाता है, और ये पीगू पर अधिकार कर लेता है। बर्मा का एक क्षेत्र है पीगू, दक्षिणी क्षेत्र, पीगू पर अधिकार। दक्षिणी बर्मा को ही क्या कहते हैं? पीगू कहते हैं। तो पीगू पर अधिकार कर लेता है। पीगू पर अधिकार कब हुआ है? तो 1852 में। ये लॉर्ड डलहौजी इस समय है 1852। सबसे कम उम्र में गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बना और 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। ये भारत के अंदर सबसे कम उम्र में गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति था, जो कि लगभग 8 साल यहाँ पर रहा। डलहौजी को उसकी व्यापकत की नीति यानी हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा डलहौजी ने भारत के अंदर कई सारे कार्य भी करवाए। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग का जो निर्माण हुआ वो पहली बार डलहौजी के टाइम पर हुआ। भारत में जो ट्रेन चली सबसे पहले डलहौजी के टाइम में चली। भारत में डाक सेवा, तार सेवा, इन सब की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई? डलहौजी के द्वारा। तो ये सारे डलहौजी के काम है, आपको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, क्योंकि सुपरफास्ट रिवीजन है, कुछ लिखवाया नहीं जा सकता है। चलिए अब अगला देखते हैं हम तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध में यही लिख देता हूं। 1885 में तीसरा युद्ध होता है, और इस समय भारत का वायसराय है डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ये भारत का वायसराय है, और इसी के समय पूरा बर्मा भारत में मिला लिया जाता है। तो 1885 में बर्मा का विलय भारत में हो जाता है। बर्मा का विलय भारत में किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। लॉर्ड डफरिन दो चीजों के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डफरिन दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो इसके समय में बर्मा का विलय हुआ, और दूसरा इसी के समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई है? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन भारत में वायसराय रहा है 1884 से लेकर 1888। तो जितनी घटनाएं 84 से 88 के बीच में होंगी वो सब किसके समय में होंगी? लॉर्ड डफरिन के समय में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको कहा भारत का गवर्नर जनरल, जबकि मैंने एमहर्स्ट को कहा है बंगाल का गवर्नर जनरल, और मैंने इसको कहा है भारत का वायसराय, क्योंकि ये पद क्रम धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलते गए। उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस 1773 से पहले पद होता था बंगाल का गवर्नर, इसी तरह से होता था मद्रास में गवर्नर, इसी तरह होता था बंबई का गवर्नर। लेकिन 1773 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इस पद का नाम बदलकर हो जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद 1773 से लेकर 1833 तक ये पद इसी नाम से जाना जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल से। और 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर कर दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और इसी तरह ये पद आगे बढ़ता है, और 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश क्राउन अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, तब 1858 में इस पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया जाता है। अब ये तीनों सवालों में आंसर देखिए, आपसे पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बताइए, तो आप कहेंगे लॉर्ड, ये पहला है, फर्स्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या आंसर लगाएंगे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, और वो हेस्टिंग्स जो हमने पढ़ा था पिंडारियों का दमन करने वाला, वो अलग है। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इसके बाद है 1833 भारत का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही विलियम बेंटिक है जिसको भारत में सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए जाना जाता है। सती प्रथा का कानून 1829 में आया, किसके समय में आया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय।
किसकी सहायता से आया, किसके सहयोग से आया, तो राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड, जो 1806 से 1837 तक मुगल बादशाह रहा। इसके बाद भारत के वायसराय की बात आती है, तो पहले जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया 1857 की क्रांति के बाद। और 1857 की क्रांति जिस समय हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल भी कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल का पद खत्म किया और भारत का वायसराय के रूप में किसको नियुक्त किया गया, लॉर्ड कैनिंग को। इतनी बातें आपको याद रखनी है, सुपर फास्ट रिवीजन है, आप धीरे करके वीडियो को या 2-3 बार देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, इसके बाद हम आगे आंग्ल पंजाब युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। मैं सिंध की बात एक बार करता हूं। सिंध सवाल सीधा आता है एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत में सिंध का विलय अंग्रेजों ने कब किया। सिंध का विलय, सिंध को भारत का हिस्सा कब बना लिया अंग्रेजों ने, तो सिंध का विलय भारत में हुआ है 1843 में। कब हुआ है, 1843 में अंग्रेजों ने सिंध का विलय भारत में कर लिया। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। सिंध का विलय कब किया अंग्रेजों ने, 1843 में। और सवाल यह है कि सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, और उस समय पद कौन सा होगा, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 से 1858 तक कौन सा पद रहा, भारत का गवर्नर जनरल। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये सवाल कई बार पूछा गया कि सिंध का विलय किसने किया है, तो लॉर्ड एलन बरो। किसने किया है, लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के द्वारा ये 1843 में सिंध का विलय कर दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ये सवाल कई बार रिपीटेड है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं आंग्ल पंजाब युद्ध। अब हम देखते हैं आंग्ल पंजाब युद्ध। आंग्ल पंजाब युद्ध 2 हुए हैं। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखिए, राजा हैं एक रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का नाम सभी ने सुना है, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, अब इनकी बात सुनिएगा ध्यान से। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका जीवन काल है। 1839 में रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है, उसके बाद अंग्रेज पंजाब को भी हथियाना चाहते हैं। इस कारण से 2 युद्ध लड़े जाते हैं। एक युद्ध लड़ा जाता है 1845-46 में और दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 1848-49 में। ये 2 युद्ध लड़े गए और दूसरे युद्ध के बाद पंजाब का विलय भी अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। लेकिन उससे पहले आपको रणजीत सिंह के बारे में कुछ चीजें देखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, रणजीत सिंह का संबंध कौन सी मिसल से है, तो आप कहेंगे सुकरचकिया, सुकरचकिया मिसल से। ये सुकरचकिया मिसल के जो प्रधान थे जिनका नाम था महासिंह, उनके पुत्र हैं सुकरचकिया मिसल। ध्यान रखिएगा, सिखों में 12 मिसलें होती हैं। सिखों में कितनी मिसलें होती हैं, मिसलों की संख्या कितनी है, 12। इसमें से सुकरचकिया मिसल का संबंध किससे है, तो रणजीत सिंह से है। ये इसके प्रमुख थे। तो इनके जब पिता की मृत्यु हुई तो 12 साल की आयु में शासक बन गए, यानी 1792 में शासक बने। 1792 में ये शासक बने, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने और इन्होंने सभी 12 मिसलों को एक करने का काम किया। 12 मिसलों को एक करने का काम किया। 1799 में इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया। लाहौर पर अधिकार किया और 1809 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, 1809 में इन्होंने सिखों में 12 मिसलों में से एक मिसल होती है जिसको भंगी मिसल कहा जाता है। कौन सी मिसल, भंगी मिसल। भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया, अमृतसर छीन लिया। ये सवाल कई बार रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। अमृतसर पर अधिकार कब किया है इन्होंने, तो 1809 में। लाहौर पर अधिकार कब किया है, 1799 में। और अमृतसर किस मिसल से छीना, तो भंगी मिसल से। कई सारी मिसल हैं, जैसे कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2 याद रखिएगा, सुकरचकिया और भंगी। इसके अलावा कन्हैया मिसल है, शहीदी मिसल है, नकी मिसल है, फुलकिया मिसल है, करोड़ सिंधिया मिसल है, इसके अलावा रामगढ़िया नस्ल है, तो मिसल है, सॉरी कई सारी हैं, तो उनको लिखना जरूरी नहीं है। आप बस इतनी याद रखना, सुकरचकिया और भंगी, ये 2 मिसल से क्वेश्चन आ जाता है और मिसलें आपको याद नहीं रखनी। आहलू वालिया, निशान वालिया, ये सब भी है। तो देखिए 1899 में इनको अमृतसर मिल गया है, किससे, भंगी मिसल से। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1809 में ही, एक मिनट रुकिएगा, भंगी मिसल से अमृतसर 1805 में मिला है, 9 में नहीं, यहां पर गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए। 1805 में मिला है, 1809 में नहीं। 1809 में अमृतसर की संधि हुई है। 1809 में अमृतसर की संधि हुई है अंग्रेजों के बीच में और
अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में। अब ये संधि क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, भंगी मिसल से 1805 में छीना है अमृतसर। चलिए देखिए, 1809 में एक संधि होती है जिसको कहते हैं अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। और इस अमृतसर की संधि में सिखों की तरफ से हस्ताक्षर करते हैं रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, और अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए आते हैं चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। और ये संधि हो रही है 1809 में। इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल तो लॉर्ड मिंटो है, लेकिन संधि पर हस्ताक्षर करने किसे भेजा गया है, चार्ल्स मेटकाफ को, चार्ल्स मेटकाफ को। आगे चलकर ये भी गवर्नर जनरल बनेंगे, चार्ल्स मेटकाफ। इनको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इस संधि में दौरान ये कहा गया कि सतलज नदी सीमा रेखा होगी पंजाब और अंग्रेजों के साम्राज्य की। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, ये भारत का मैप है, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहां पर बहती है सतलज नदी, सतलज नदी ये बह रही है। और सतलज नदी को अंग्रेज और पंजाब राज्य की सीमा माना गया, यानी ये माना गया कि इस नदी के पश्चिम में जितना क्षेत्र है वो रणजीत सिंह के कब्जे में होगा और इधर वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में होगा। दोनों के साम्राज्यों की सीमा रेखा सतलज होगी, कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद अंग्रेजों ने अब पंजाब की तरफ दृष्टि डालनी शुरू की, क्योंकि कोई भी अब शासक इतना सक्षम नहीं था जो पंजाब को बचा पाता। इसी कारण से दो युद्ध हुए। अब हम उन युद्धों की सीधे बात करते हैं, क्योंकि चर्चा फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, पहला आंग्ल पंजाब युद्ध, पहला आंग्ल पंजाब युद्ध होता है 1845-46 में। और इस पहले आंग्ल पंजाब युद्ध में कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। कौन कौन सी लड़ाइयां, वो ध्यान रखिएगा। इस पहले आंग्ल पंजाब युद्ध का हिस्सा है मुदकी की लड़ाई। सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई इस युद्ध में मुदकी की लड़ाई। इसके बाद लड़ी गई फिरोज शाह की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई। इसके बाद एक लड़ाई लड़ी गई आलोवाल, बद्दोवाल और आलोवाल की लड़ाई, बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाई। और एक लड़ाई लड़ी गई अंतिम सबराओं की लड़ाई, सबराओं की लड़ाई। ये चार लड़ाइयां पहले युद्ध के दौरान लड़ी गई हैं। और ये युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हो गया। कौन सी संधि, लाहौर की संधि से समाप्त हो गया 1846 में, इस युद्ध का समापन हो गया। लेकिन इस संधि के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर वाला जो क्षेत्र था, जो पंजाबियों का क्षेत्र था, पंजाब के लोगों के पास था, कश्मीर को अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। ये सिखों में एक सरदार हैं गुलाब सिंह को बेच दिया, गुलाब सिंह को दे दिया। इससे लाल सिंह नाराज हो गया, लाल सिंह भी नेता हैं, लाल सिंह नाराज हो गए। इस कारण से अंग्रेजों को अलग से लाल सिंह से एक संधि करनी पड़ी, जिसे भैरोवाल की संधि कहा जाता है, भैरोवाल की संधि। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध या आंग्ल सिख युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हो गया, तो लाहौर की संधि से समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने कश्मीर बेच दिया गुलाब सिंह को, जिससे लाल सिंह नाराज हो गया। तो लाल सिंह से अलग से कौन सी संधि करनी पड़ी, भैरोवाल की संधि, वो भी कब हुई, 1846 में। ये पहला युद्ध है, ठीक है। अब दूसरा युद्ध देखते हैं। दूसरा आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ 1848-49 में। और इस दौरान तीन लड़ाइयां लड़ी गई। सबसे पहली लड़ाई है रामनगर की लड़ाई, दूसरा है चिलियांवाला की लड़ाई, चिलियांवाला की लड़ाई, और तीसरा है गुजरात की लड़ाई, गुजरात की लड़ाई। और इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कर लिया, पंजाब का विलय कर लिया। और पंजाब के जो शासक थे, जिनका नाम था दलीप सिंह, दलीप सिंह, ये महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र हैं। दलीप सिंह को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया,
फिर इनका पूरा जीवन वहीं इंग्लैंड में बीता, इंग्लैंड भेजा और इनको पेंशन देने लगे। और पेंशन कितनी दी है दलीप सिंह को, तो ध्यान रखिएगा 5 लाख वार्षिक, 5 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन पर इनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उस समय ये छोटे ही थे तो इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ये दलीप सिंह शासक जरूर थे, लेकिन शासन चला कौन रही थी, जिंदन कौर, जिंदन कौर इनकी संरक्षिका थी, जिंदन कौर इनकी माता है, जिंदन कौर के द्वारा शासन चलाया जा रहा था इनके समय में। ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो सारे देख डाले हैं। और इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट कर ले, धीरे धीरे करके पढ़ ले, साथ में नोट्स बना ले, और जितनी बातें बीच में बताई गई हैं, चाहे वो किसी गवर्नर जनरल के बारे में या वायसराय के बारे में, उनको भी नोट करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।